वेलकम बैक गाइस। अब होली भी होली है और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई दोबारा रीस्टार्ट कर दी होगी। और हमने पिछले कुछ दिनों में इंडिया ईयर बुक के 12 चैप्टर कवर कर लिए हैं और अब हम चैप्टर नंबर 13 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आज कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि 2014 में एड्स नियंत्रण विभाग का विलय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। फिर आगे इसमें कुछ जैसे ये स्कीम दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना, ये 2022 तक की थी, तो ये शायद इतना करंट में है भी नहीं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसके 2 उप मिशन हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में क्या है? स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, प्रजनन मात्र नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी तथा गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण शामिल है। मतलब इस योजना के जो मुख्य घटक हैं वो ये हैं। ठीक है, फिर मातृ और शिशु स्वास्थ्य में है मिशन इंद्रधनुष। तो 2014 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें आंशिक टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण रहित अथवा आंशिक रूप से टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लक्षित किया गया था। फिर क्या हुआ कि इसके टाइम टाइम पर मतलब चरण बढ़ते गए और अभी जो IMI 5.0 के 3 चरण देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी प्राथमिकता क्या है? देश से खसरा रुबेला को समाप्त करना है। ठीक है, ये है IMI 5 का जो मुख्य मोटो है। फिर अब इसमें क्या है कि एक दिया है पॉइंट, मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है कि खसरा रुबेला टीका के रूप में रुबेला टीका। तो खसरा रुबेला टीका अभियान 9 महीने से 15 वर्ष के 41 करोड़ बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये जो अभियान है, मतलब 9 महीने का जो बच्चा है और वहाँ से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं उन तक ये उनका टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, फिर इसकी 2 खुराक हैं, ये उतना फिर नहीं है। फिर देख लेते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका। तो यह क्या है? यह टीका 2017 में बाल मृत्यु के एक बड़े कारण निमोनिया की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और निम्न 4 अक्षमताओं के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। वो 4 अक्षमताएं कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। वो है जन्म के समय की अपूर्णता, रोग, कमी, अपंगता तथा विकास में देरी। इनमें 32 स्वास्थ्य खामियों का निःशुल्क निदान भी किया जाता है। इसमें तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जरी भी शामिल है। इसके तहत देश भर में चरणबद्ध रूप से 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। जो उनकी एज लिमिट है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। यह कार्यक्रम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से परे भारत में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करता है। ठीक है, अब इसमें कौन से कार्यक्रम हैं वो हम देख लेते हैं। तो साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता कार्यक्रम में स्कूल के लड़कों तथा लड़कियों और स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों में आयरन और फोलिक एसिड की कमी की रोकथाम के लिए साप्ताहिक पर्यवेक्षित IFA टैबलेट का प्रावधान शामिल है। ठीक है, ये इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि किशोरियों के लिए मासिक धर्म संबंधी साफ सफाई योजना का उद्देश्य 10 से 19 वर्ष की आयु, जो एज लिमिट है वो 10 से 19 है। ठीक है, तो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा यह सुनिश्चित करना कि किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग और पर्यावरण की दृष्टि से इसके सुरक्षित निपटान तंत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। ठीक है, मतलब उन्हें जागरूकता कुल मिला के प्रदान करनी है। फिर एक है मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम। तो इसका क्या उद्देश्य है कि किशोरियों को पोषण, यौन तथा प्रजनन, गैर संचारी रोगों की स्थितियों, उनके दुरुपयोग, चोट, हिंसा, लिंग आधारित हिंसा सहित और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नियमित रूप से मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम का लाभ मिल सके। और एक चौथा का उसमें जो घटक है वो है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। इसके तहत क्या है कि किशोरों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। फिर एक प्रोग्राम है माँ का पूर्ण स्नेह MAA कार्यक्रम। तो माँ, ठीक है, तो माँ के पूर्ण स्नेह का कार्यक्रम स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए स्वस्थ प्रणालियों के जरिए इसे बढ़ावा देना, सुरक्षित बनाना तथा इसमें मदद करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक क्या हैं? स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसे बढ़ावा देना, सामुदायिक स्तर पर व्यक्तियों के बीच सलाह मशविरा, प्रसव स्तर पर सहायता, निगरानी और पुरस्कार मान्यता। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और इस चैप्टर में यूपीएससी हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है कि या किसी स्कीम से उठा लिया, कोई प्रोग्राम उठा लिया। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक आप ज़रूर देखें। उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करने की एक
मतलब शुरू की है, तो उसमें मैं 1 मिनट के अंदर जो यूपीएससी ने पूछे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं कवर करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? फिर इसमें देखते हैं, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें एक यूपीएससी ने लास्ट टाइम 2023 में क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी था, और उसमें इसकी लाइन एक स्कीम जो थी उसमें दे दी थी, इसको देख लेते हैं इस बार। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए निःशुल्क सेवाएं, दवाएं तथा उपभोग सामग्री, नैदानिक सेवाएं, खून चढ़ाना, आहार और परिवहन सेवाएं एवं जेब खर्च उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब इसके तहत जो है ये उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है? फिर आते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन का उद्देश्य क्या है? बिना किसी खर्च के मुफ्त में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, जिससे किसी भी बीमारी से मां और नवजात बच्चों की मौतों को रोका जा सके, ठीक है? इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए सेवा प्रदान करने से इनकार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? फिर एक आती है मुस्कान पहल। तो मुस्कान पहल का उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के लिए अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी और इसमें आगे सुधार के लिए सक्रिय प्रयास करना है। 2021 में ये योजना शुरू की गई थी और इस योजना में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने, मतलब 12 वर्ष से कम, ठीक है, और उनमें रुग्णता को कम करना, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साक्ष्य आधारित प्रथाओं और मानक दिशा निर्देशों के पालन को बढ़ावा देना, और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग करने वाले माता पिता परिचारकों को संतुष्ट करना है। ये इसके कुछ पॉइंट है, इसके उद्देश्य हैं। फिर जननी सुरक्षा योजना, लास्ट टाइम यूपीएससी ने ये 2 लाइनों से ही स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? वो मैंने पहले कवर किया हुआ है, तो आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। फिर एक अगला प्रोग्राम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है? यह प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व निःशुल्क सुनिश्चित तौर पर व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें दूसरी तीसरी बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी भी दी गई है। यह प्रसूति चिकित्सा इतिहास और मौजूदा नैदानिक स्थितियों के आधार पर उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान और लाइन लिस्टिंग के अलावा प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच हेतु अस्पताल जाने के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। और इसके अलावा इसमें क्या है, इस अभियान में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से लेकर अभियान के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले कार्यकर्ता भी शामिल है। मतलब सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर और जो स्वेच्छा से काम करना चाहें स्वयंसेवक, कुछ टाइप के लोग भी इसमें शामिल हैं जो आसपास की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों से होने वाले संक्रमण की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय का यह कार्यक्रम 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके तहत पूरे देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर, क्योंकि यहाँ वो वार्षिक रूप से क्रियान्वित है, स्कूलों व आंगनबाड़ियों के जो टाइम एज लिमिट है वो देख लीजिए, 1 से लेकर 19 साल तक के, ठीक है? अब किशोर दिया तो मे भी मान लीजिए 15 दे दिया, तो 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को 1 बार तथा किशोरों को वर्ष में 2 बार ये खुराक दी जाती है। फिर एनीमिया मुक्त भारत, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2023 में पूछा है। तो 2018 में पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल एनीमिया की व्यापकता में 3% कमी लाने के परिकल्पित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरू की गई। इस रणनीति में क्या है कि स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों, 6 से 59 महीने के बच्चों 5 से 9 वर्ष, किशोर लड़कियों और लड़कों 10 से 19 वर्ष, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष में सतत देखभाल के दृष्टिकोण के माध्यम से एनीमिया, पोषण और गैर पोषण के उपचार और इसके मामलों में कमी लाने के लिए लगातार देखभाल के दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। यूपीएससी ने सेम इस मतलब पैटर्न से, मतलब इसकी जो लाइनें हैं वो डिट्टो कॉपी करके इन्होंने क्वेश्चन में रखी थी, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, पोषण पुनर्वास केंद्र। तो एनआरसी क्या है? ये चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर कुपोषण SAM से पीड़ित 5 साल से कम उम्र के बच्चों को चिकित्सा उपचार और पोषण प्रबंधन प्रदान करने के लिए एक सुविधा आधारित कार्यक्रम है। इसके अलावा ये केंद्र बच्चों के पालन पोषण के तरीकों पर माताओं, देखभाल करने वालों को कौशल भी प्रदान करता है ताकि बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र से जाने के बाद घर पर पर्याप्त देखभाल मिलती रहे। फिर गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा, इसमें क्या है कि दस्त में ORS और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2014 से मानसून के मौसम के दौरान एक गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 2014 से कार्यक्रम ये शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बचपन में दस्त के कारण बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है, ठीक है? और इस पखवाड़े के दौरान क्या होता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5 साल से कम उम्र के बच्चों को परिवारों में जाते हैं, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करते हैं और ORS पैकेट वितरित करते हैं, ठीक है? ये इसमें था। फिर आ जाते हैं विटामिन ए पूरकता। तो विटामिन ए पूरकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के 9 से 59 महीने सभी बच्चों को 2 साल में 1 बार विटामिन ए पूरक दिए जाते हैं।
फिर एक नई स्कीम है सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल। तो छोटे या बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल को बढ़ाया जा रहा है। बीमार नवजात शिशुओं के लिए चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है। फिर गृह आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम के तहत आशा द्वारा जन्म के तीसरे महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अतिरिक्त 5 घरों का दौरा किया जाएगा और आशा कार्यकर्ताएं क्या करेंगी कि 3, 6, 9, 12, 15वें महीनों मतलब हर 3 महीने के अंतराल पर घरों का दौरा करेंगी और अनन्य तथा निरंतर स्तनपान, पर्याप्त पूरक आहार, आयु उपयुक्त टीकाकरण और बच्चों का विकास सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, करती हैं, ये सब इसमें थे। फिर एक देख लेते हैं निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्य। तो ये हमारे प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक काम आने वाले हैं। इसमें जो भी डेटा दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये पहल कब शुरू हुई थी? 2019 में। क्या था इसका उद्देश्य? कि बचपन में निमोनिया के कारण जो मौतें हो रही हैं उनको कम करना है। अब इसमें 3 स्तरीय रणनीति है। क्या है? कि बचपन में निमोनिया के उपचार और प्रबंधन पर राष्ट्रीय बचपन निमोनिया प्रबंधन दिशा निर्देश, निमोनिया की पहचान और मानकीकृत प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाताओं का कौशल निर्माण और प्रशिक्षण, व्यवहार में बदलाव लाने और देखभाल प्रयासों में सुधार लाने के लिए परिवारों तथा माता पिता में निमोनिया के बारे में अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए SAANS अभियान का 360 डिग्री संचार, मतलब इसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक 2021 जो अभी कानून है, इसमें क्या दिया हुआ है कि गर्भ विशेष श्रेणियों के लिए, मतलब जो क्रिटिकल कोई सिचुएशन हुई उसके लिए क्या है कि गर्भपात के लिए गर्भकाल की सीमा जो है वो 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ा दी गई। अब इसके अंतर्गत और प्रावधान है कि कितने चिकित्सक की लेनी चाहिए मंजूरी, वो आप एक बार इसको डिटेल में देख लीजिएगा। फिर देख लेते हैं मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल। तो सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वेब आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, जिसे मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, शुरू किया गया था, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाने वाली सेवाएं, टीकाकरण स्थिति के बारे में ताज़ा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य योजनाएं, कार्यक्रम वितरण और रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध की जाती है। ठीक है, फिर एक है, इसको हल्का सा देख लेते हैं कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में की गई थी और 2014 से ये चल रहा है, कुछ खास नहीं। आगे देख लेते हैं। एक अनमोल करके एक पहल है, एप्लीकेशन है ANM ऑनलाइन। तो अनमोल एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एनम फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वास्तविक समय के निकट के आधार पर लाभार्थियों के सेवा रिकॉर्ड दर्ज और अद्यतन करके अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और अनमोल की ऑडियो और वीडियो परामर्श सुविधा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करती है और लाभार्थियों को परिवार नियोजन, गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल के बारे में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। अब अगला देखते हैं, किलकारी और मोबाइल अकादमी। तो किलकारी क्या है? जिसका अर्थ है छोटे बच्चे की आवाज़। यह गर्भावस्था के दूसरे तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक, मतलब जो दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष के होने तक बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त, साप्ताहिक, समय उपयुक्त 72 ऑडियो संदेश सीधे मोबाइल फ़ोन पर वितरित करती है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा है, वो है मोबाइल अकादमी। तो ये क्या करता है? एक निःशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताएं जैसे के ज्ञान को बढ़ाने, उन्हें नई जानकारी उपलब्ध कराने और लोगों से संपर्क स्थापित करने के कौशल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये आशा बहुएं जो होती हैं वो आशा कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा ये कार्यक्रम मोबाइल अकादमी के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, औषधि और टीका वितरण और प्रबंधन प्रणाली। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से मुफ्त जेनेरिक दवाओं को खासकर गरीब और कमजोर तबकों के लिए सस्ती दवाओं का प्रावधान किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निःशुल्क औषधि सेवा पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले मरीजों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग दिया जा रहा है। ठीक है, फिर परिवार नियोजन देखते हैं। तो भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में जनसंख्या नीति को अपनाया और परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। और कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक प्रयास क्या था? जनसंख्या स्तरीकरण पर केंद्रित था, जो इनका जो पहला प्रयास था। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके लिए भारत को सराहना मिली, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर आगे आयुष्मान भारत देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सकारात्मक रहा है। इस समस्या को दूर करने और अस्पताल में भर्ती होने वाले आबादी के कमजोर वर्गों को द्वितीयक और तृतीयक लेवल पे, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल के पे जो देखभाल करना है, उसके लिए क्या है कि प्रतिवर्ष प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के उद्देश्य से 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल कर लिया गया। तो जो पहले से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल थी, मतलब चल रही थी, उसको इसमें मर्ज कर लिया गया। इसमें क्या हुआ है कि इसमें क्या होता है कि इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन, मतलब जिसको अगर आज होना है तो उसको 3 दिन पहले, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद, मतलब आज से 15 दिन बाद तक डायग्नोस्टिक और दवाओं के रूप में होने वाले खर्चे शामिल हैं। ये इसकी दी हुई है। ठीक है, फिर परिवार के आकार, आयु, लिंग की कोई सीमा नहीं है, ताकि लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इसमें क्या है कि इस योजना के लाभ पूरे देश में कहीं भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इससे
फ़ायदा पा सकते हैं और योजना की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। इट मीन्स कि ये क्या है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए जो इसमें बंटवारा है वो 60 और 40 का है, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का है। बाकी जो यूटीज़ हैं उनके लिए 100% है केंद्रीय अंशदान। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में जन धन आधार और मोबाइल जैम तथा सरकार की अन्य डिजिटल पहल के रूप में जो आधारशिला रखी गई थी। इसके आधार पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित कर खुली, अंतः प्रचालनीय, मानक आधारित डिजिटल प्रणाली का विधिवत लाभ उठाते हुए डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से ऑनलाइन मंच तैयार करेगा। मिशन क्या करेगा? मिशन नागरिकों की सहमति से मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा। एबीडीएम के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है जो उनके स्वास्थ्य संबंधी विवरण के रूप में भी काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। इसमें जो घटक हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। हो सकता है लाइन बाय लाइन वो घटक पूछ ले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के प्रभावी प्रबंधन के लिए और भविष्य में किसी भी महामारी प्रकोप से निपटने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और निगरानी स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया गया था। 2021 में शुरू हुआ था और 2025-26 में खत्म हो जाएगा, जब इनके जो भी इनका मतलब उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा उसके बाद। फिर देखते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र। तो आयुष्मान भारत का पहला घटक क्या है कि स्वास्थ्य सेवा को लोगों के करीब लाने के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों तथा ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के गठन से संबंधित है। इस लक्ष्य में सारे ये निर्माण शामिल हैं। ये केंद्र क्या होते हैं, इन केंद्रों में क्या होगा बेसिकली ये देख लेते हैं। तो मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य एवं संचारी रोग सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करके तथा गैर संचारी रोगों ये जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और 3 सामान्य कैंसर, सभी कैंसर नहीं होंगे इसमें शामिल, सिर्फ 3 सामान्य कैंसर होंगे, मुख, स्तन और गर्भाशय का, ठीक है। इनसे संबंधित सेवाओं को शामिल करके वृद्धि के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी नेत्र विज्ञान, मौखिक स्वास्थ्य, वृद्ध चिकित्सा और प्रशामक देखभाल और ट्रामा देखभाल के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन, योग, तंदुरुस्ती संबंधी गतिविधियां और विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि स्कूलों के स्वास्थ्य कार्यक्रम में संशोधन किया गया है और हाल ही में छात्रों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति जागरूकता लाने वाले दूतों से संबंधित पहल शुरू की गई है। और ये कौन शुरू किया है? ये शुरू किए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें क्या है कि देश के वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई है और सस्ती विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। तो ये पॉइंट वाइज कूट देके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें ये इसके उद्देश्य हैं, ये देख लीजिए। फिर देखते हैं राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम। तो तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम ये केंद्र द्वारा प्रायोजित निरंतर जारी एक योजना है जो टीबी की रोकथाम, भारत से वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने और मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिमाह 500 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ साथ मुफ्त निदान और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देश के सभी टीबी रोगियों के लिए प्रदान करना सुनिश्चित करती है, ठीक है। फिर टीबी मुक्त भारत अभियान को टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समुदायों में इस बीमारी के प्रति गहरे बैठे मिथ्या अवधारणाओं को संबोधित करने, जागरूकता बढ़ाने तथा इसका मुफ्त निदान और उपचार सेवाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए शुरू किया गया था। फिर राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति को 2021 में शुरू किया गया था। इसके तहत दुर्लभ बीमारियों की पहचान की गई है और इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों और किसी भी उत्कृष्टता केंद्र में उपचार करने के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब 3 श्रेणियां हैं, उसमें तीनों श्रेणियों में जो 50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह कार्यक्रम कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाने, निदान, उपचार और उपचार के बाद की देखभाल से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय विषाणु जनित हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय विषाणु जनित हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि संक्रमण से पीड़ित 5 करोड़ लोगों को लक्षित करना है और कार्यक्रम के तहत सभी को निःशुल्क निदान और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, न केवल हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बल्कि हेपेटाइटिस बी के जीवन भर के प्रबंधन के लिए भी। मतलब हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के लिए दवाई दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर की गई हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला जर और लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। और इसके तहत देखिए ये दिया हुआ है नीचे कि इसके तहत मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया और काला जर रोगों का उन्मूलन लक्षित किया गया है, इन 3 का मेनली। फिर इसमें क्या है,
वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सामान्य रणनीति का वर्णन एकीकृत वेक्टर प्रबंधन में किया गया, जिसमें क्या क्या शामिल है कि घर के अंदर खास तौर पर अधिक जोखिम वाले हिस्सों में छिड़काव, लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल, लार्वीवोरस फिश का उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग किया जाएगा। फिर शहरी क्षेत्रों में बायो लार्वीसाइड सहित लार्वा रोधी उपाय और उत्पादों की विषाक्तता में कमी। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं, ये कुछ डेटा दिया हुआ है। तो ये है जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण मृत्यु दर 2012 में 18% की तुलना में 2022 में कम होकर 12% तक हो गई है। फिर देख लेते हैं गैर संचारी रोग। तो फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो शुरू किया गया, उसमें क्या है कि पंगु कर देने वाला रोग फ्लोरोसिस मुख्य रूप से पीने के पानी के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। अब ये मानक हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, तो ये देख लेते हैं। तो बीआईएस मानकों के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की जो वांछनीय सीमा है वो 1.0 मिलीग्राम लीटर है और उचित सीमा कितनी है, 1.5 ग्राम मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ये इनकी सीमा है। पानी या भोजन में फ्लोराइड की अधिकता से स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बीमारियां कौन सी हो जाती हैं, डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। 2008-9 में इसके रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है कि तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के फ्लोरोसिस के बेसलाइन सर्वेक्षण डेटा का आकलन और उपयोग, फ्लोरोसिस मामलों की रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण। फिर देख लेते हैं आगे राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो एक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था और कार्यक्रम के तहत डेंटल सर्जन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट की अनुबंध आधारित नियुक्ति के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। ठीक है, फिर एक राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये क्या है कि गरीब रोगियों की डायलिसिस सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 2022 में देश में कहीं भी डायलिसिस सेवाओं की सुविधा के लिए वन नेशन वन डायलिसिस के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसमें तो कुछ देखने वाला है नहीं, फिर आगे देख लेते हैं। तो तंबाकू नियंत्रण, तो इसमें क्या है कि भारत जो है वो तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन का पक्षकार है, मतलब उसने समझौता कर रखा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में पहली वैश्विक स्वास्थ्य संधि है। ठीक है, जो इसमें समझौते के कितने पक्षकार हैं, 182 पक्षकार हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की वर्ष 2007-8 में देश में तंबाकू नियंत्रण कानूनों COTPA 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन और तंबाकू के उपयोग के लिए हानिकारक प्रभावों और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के बारे में अधिक जागरूकता लाने के लिए प्रारंभ की गई है। अब इसमें ये 3 स्तरीय संरचना है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यान्वित करना है और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इस तरह के उपकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर निषेध अधिनियम 2019, इसमें निषेध क्या क्या है, उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन, इसके प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, फिर आगे नशा मुक्ति उपचार दिए रखा है। फिर चिकित्सा शिक्षा, तो इसमें दिए रखा है ये कि 2019 में ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित हुआ था। इसके तहत क्या हुआ कि जो पहले भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 था उसको निरस्त करके ये वाला अधिनियम लाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी हिस्सों में उत्तम तथा सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना और पर्याप्त तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और एक समान तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सुलभ बनाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन 2020 में किया गया था और इस आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं ये आप गूगल करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023, ये लेटेस्ट है तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो आयोग, यह कानून मौजूदा भारतीय नर्सिंग काउंसिल की जगह लेता है, जो नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं में मानकों को ऊंचा उठाने, पेशेवर व्यवहार को बढ़ाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में क्या है कि स्वायत्त बोर्डों के साथ राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना करना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों और अध्यक्षों के निश्चित कार्यकाल की शुरुआत करना शामिल है, एक निश्चित कार्यकाल होगा उनका। फिर अधिनियम एक समान प्रवेश प्रक्रिया, कुशल रखरखाव और पंजीकृत पेशेवरों के बीच सॉफ्ट स्किल के विकास पर जोर देता है। इसके अलावा विशेष पाठ्यक्रमों की मान्यता और वैश्विक गतिशीलता और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा और यह कानून संतुलित प्रतिनिधित्व के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की भी स्थापना करता है और हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए एक व्यापक टीम आधारित अप्रोच हेतु प्रासंगिक वैधानिक निकायों के साथ संयुक्त बैठकों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। तो इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और यह विश्व की सबसे पुरानी अनुसंधान इकाइयों में शामिल है। अब इसने कोरोना के टाइम पे कैसे लड़ाई लड़ी है, मलेरिया में इसका कैसा क्या रहा है। बाकी ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य सरकार का है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई। तो 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को लागू करके भारत ने देश में सुरक्षित खाद्य संस्कृति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस अधिनियम की प्रस्तावना का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। 2008 में फसाई की स्थापना नए कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी। तो मतलब ये जो इसकी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस अधिनियम के तहत खाद्य प्राधिकरण देश में खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिंदु है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। तो कुपोषण को दूर करने के लिए फसाई 5 प्रमुख खाद्य, वो 5 प्रमुख खाद्य कौन कौन से हैं? एक है दूध, तेल, विटामिन ए और डी के साथ, गेहूं, चावल, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ, स्वैच्छिक रूप से 6 अन्य पोषक तत्वों के साथ, और नमक। मतलब 5 प्रमुख खाद्य कौन है? दूध, तेल, गेहूं, चावल और नमक। लौह और आयोडीन के साथ डबल फोर्टिफाइड के फोर्टिफिकेशन के मानकों को अधिसूचित करके फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। और फोर्टिफाइड खाद्य की पहचान के लिए +F लोगो पेश किया गया है। तो ये सारा कौन कर रहा है? ये कर रहा है फसाई। ठीक है। फिर ईट राइट इंडिया अभियान भी फसाई का है। तो ये अभियान को सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यवर्धक आहार की उपलब्धता और खपत सुनिश्चित करके भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किया गया है, जो खाद्य जनित बीमारियों और आहार संबंधी बीमारियों के बोझ को कम करने में सहायक होगा और इस प्रकार बेहतर जीवन की नींव रखी जा सकेगी। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो सभी को कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई। 2008 में शुरू की गई थी योजना और 2015 में इसका रिस्ट्रक्चर किया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में, और 2016 में इसका नाम बदल दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब इसमें यह दिया गया, ये मेंस के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के तहत देश में वर्ष 2014 में केवल 80 जन औषधि स्टोर प्रचलन में थे, लेकिन नवंबर 2023 तक 10,000 से अधिक केंद्र प्रचलन में आ गए हैं। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसके उद्देश्य क्या है? कि आबादी के सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, इस धारणा का खंडन करने के लिए कि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय है। ये फिर आगे देखते हैं कि जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता सृजन, PMBJP केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार सृजन करना। ठीक है। और यह योजना सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी उद्यमियों द्वारा भी संचालित की जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो सकता है। अब जन औषधि दवाओं की कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% कम है, और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती हैं। ठीक है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखना है। फिर आगे देख लेते हैं दवाएं। तो सुगम SUGAAM पोर्टल मुख्य रूप से दवाओं, नैदानिक परीक्षण, आचार समिति, चिकित्सा उपकरणों, टीकों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए ऑनलाइन आवेदन, उनकी ट्रैकिंग, प्रसंस्करण और अनुमोदन प्रदान करता है। और ये सारा काम किसके अंडर होता है? CDSCO के अंतर्गत। ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। फिर आगे देख लेते हैं संजीवनी और ई संजीवनी OPD। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 2 प्रकार की टेली कंसल्टेशन सेवाओं को संभालता है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टर, इसे ई संजीवनी के नाम से जाना जाता है, और रोगी से डॉक्टर, ये हो जाता है ई संजीवनी OPD। इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं आयुष मंत्रालय। तो भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली विभाग की स्थापना 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। 2003 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष कर दिया गया। और इस मंत्रालय को चिकित्सा की आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों का विकास करने और नीतियां बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फिर आगे देख लेते हैं स्वास्थ्य देखभाल की जो आयुष पद्धतियां हैं उनमें क्या क्या है। पहला आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है आयु देने वाला विज्ञान। ये एक निबंध के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और आयुर्वेद वेदों से निकला है, जो जीवन, रोग और स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। 2500 ईसा पूर्व विकसित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के पूरी तरह उपलब्ध मुख्य नुस्खे हैं। आयुर्वेद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है। फिर देख लेते हैं योग। तो योग क्या है? यह अध्यात्म से जुड़ा है। यह स्वस्थ जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है, जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। लोग स्वस्थ जीवन के शैली के लिए योग को अपना रहे हैं। ठीक है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है। इनमें औषधियां नहीं दी जाती हैं और यह पूरी तरह संस्थापित तत्व ज्ञान पर आधारित है। ठीक है। फिर यूनानी देख लेते हैं। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति ग्रीस में विकसित हुई, भारत में नहीं, ग्रीस में। यूनानी है तो ग्रीस में विकसित हुई, और मध्यकाल में भारत में स्थापित होने से पहले जो यूनानी चिकित्सा है ये ग्रीस में विकसित हुई, और भारत में ये कब आई? मध्यकाल में विकसित हुई। ठीक है। यह अनेक देशों से होकर गुजरी। अब इसमें क्या है कि चिकित्सा की इस पद्धति का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो इसका उल्लेख है शेख अबू अली सिना अवीसिना द्वारा लिखित अल कानून, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा ग्रंथ है। जो अल कानून है वो एक प्रतिष्ठित चिकित्सा ग्रंथ है, और रजी द्वारा लिखित अल हवी और यूनानी चिकित्सकों द्वारा लिखित कई अन्य किताबों में मिलता है। फिर सिद्ध देख लेते हैं। तो सिद्ध भारत में प्राचीन व्यापक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसे दक्षिण भारत में प्राचीन द्रविड़ों की मात्र औषधि माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में फूली। मतलब दक्षिण भारत में थी, मात्र औषधि माना गया है, लेकिन ये फली फूली कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में।
और सिद्ध साहित्य विभिन्न विषयों पर केंद्रित है, जैसे जीवन विज्ञान, औषधियाँ, कायाकल्प, शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, विकृति विज्ञान, नैदानिक मापदंड, सर्जरी, कीमिया, ज्योतिष और परमाणु सिद्धांत। इस प्रणाली का उद्भव माना जाता है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य। सिद्ध प्रणाली चिकित्सा की एक मनोदैहिक प्रणाली है जो मन और शरीर के बीच संबंधों से संबंधित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। सिद्ध प्रणाली 96 उपकरणों या सिद्धांतों के आधार पर विकसित की गई है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक पहलू शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं होम्योपैथी। तो यह पद्धति कैसे आई? ये 1810 के आसपास यूरोपीय मिशनरियों के जरिए भारत में आई थी और चिकित्सा की यह प्रणाली जो है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सभी बीमारियों का समान दवा से एक जैसा उपचार। फिर आगे देख लेते हैं सोवा रिगपा। तो यह दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है और यह हिमालयी क्षेत्र जैसे लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग और आदि में प्रचलित है। किसके लिए है? दमा, ब्रोंकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के लिए। अब सोवा रिगपा जो है वो मानव शरीर की रचना में ब्रह्मांड संबंधी 5 भौतिक तत्वों, विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और उसके बुनियादी ढांचे के विकास में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की इस दिशा में सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत क्या किया जाता है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक दवाओं, औषधियों की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य आउटरीच गतिविधि, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष ग्राम आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को लागू कर रहे हैं ताकि सामान्य स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षा में सुधार हो सके। फिर आयुष स्वास्थ्य देखभाल संरचना, तो ये 2014 में अधिसूचित की गई थी। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने, मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों और सरकारी पंचायत सरकारी सहायता प्राप्त आयुष डिस्पेंसरियों के उन्नयन तथा अधिकतम 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना पर ध्यान देता है। ये है। फिर आयुष औषधि गुणवत्ता नियंत्रण, इसमें तो कुछ खास है नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बस इसमें यही दे रखा है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल तो इतना ही था। हालाँकि इंडिया ईयरबुक थोड़ी बोरियत भरी हो जाती है, लेकिन हमें इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएँगे।